हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप कि आप सभी घर पे ठीक ठाक हों। देखिए, उत्तराखंड स्टडी हॉल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्वर तथा व्यंजन संधि, ठीक है। क्लास हमारी 8 से चल रही है और कमेंट बॉक्स में पता चलता रहता है कि आप सभी को क्लास सही समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं हिंदी की स्वर तथा व्यंजन संधि। वो क्यों? क्योंकि हमारी स्वर संधि कुछ रह गई थी, उसको पूरा करना है। उसके बाद स्थिति आएगी व्यंजन संधि की। तो स्वर तथा व्यंजन संधि ये देखते हैं। देखिए, यड़ संधि की हम बात कर रहे थे। स्वर संधि और स्वर संधि के 5 भेद हमने पढ़े थे। 5 में से एक चौथा भेद चल रहा है यड़ संधि। लगभग इसके बारे में बता दिया गया था, ठीक है। ये और वे की स्थिति भी हो गई थी, ये रे ले वे। आज हम रे की स्थिति जानेंगे कि रे की स्थिति क्या होती है यड़ संधि में, पहचान। तो हमने बताया था, अगर आपको ध्यान हो, यड़ संधि की सबसे पहली पहचान क्या है कि यड़ संधि में ये रे ले वे आते हैं। यदि इनसे पहले व्यंजन आधा हो और उसके बाद में ये की साउंड निकल गई, या वे आ रहा है, या फिर रे आ रहा है, या फिर ले आ रहा है, तो वहां पर जो स्थिति होगी वो कौन सी संधि की स्थिति उत्पन्न होगी? यड़ संधि की स्थिति उत्पन्न होगी। ये बताया गया था। अब ये रे ले और वे, ठीक है, वे ये हो चुका है। आई होप देखिए एक बार, चलिए फिर से समझ लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। यड़ संधि में ये की स्थिति, यड़ में हमने कहा था ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ठीक है, कोई भी स्वर आ जाए, बस ये नहीं आना चाहिए। ये ई या ई को छोड़कर, ई या ई को छोड़ करके इसके बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो ई का परिवर्तन ये में हो जाता है। ई के बाद जब हम कोई भी स्वर बोलेंगे तो ये की साउंड निकलेगी, ठीक है। जैसे हमने कहा था यद्यपि, यद्यपि को जब हम इसे विस्तार में लिखेंगे यद्यपि, देखिए सबसे अच्छी पहचान बताई थी, ये है और ये से पहले व्यंजन आधा है, दे आधा है, यद्यपि। अति उत्तम में देखिए यू की कंडीशन बनी, लेकिन यू से पहले, ये से पहले क्या है? ते आधा है, तो यड़ संधि। ये की साउंड नियून, यू की स्थिति बनी और यू से पहले ने आधा है, ठीक है, तो ये भी यड़ संधि की पहचान हुई। इसके बाद में अत्यैश्वर्य। ऐसा लग रहा होगा कि भाई वृद्धि संधि में जाना, सॉरी हाँ, वृद्धि संधि में जाना चाहिए, लेकिन ये वृद्धि संधि नहीं है। आप ध्यान दीजिए, यही की स्थिति है और इससे पहले व्यंजन आधा है। वो से समझेंगे यहाँ पर हम वृद्धि संधि कर रहे, लेकिन वो संधि यहाँ पर नहीं होगी। यही की स्थिति और यही से पहले व्यंजन आधा है, क्योंकि अति उपसर्ग के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है, अति ऐश्वर्य। इसके बाद में देखिए वाणी और चित्तीय यौ की स्थिति बनी। मैंने पहले कहा था भाई यड़ संधि में अगर ये की कंडीशन आती है तो हर बार ये ही नहीं आएगा, ये या के रूप में भी आ सकता है, ये ई के रूप में भी आ सकता है, ई के रूप में भी आ सकता है, ये के रूप में यही भी हो सकता है, यो यौ वाली स्थिति इसमें बन जाती है। तो बहुत ध्यान देना है आपको। कभी आप सोचो कि यह हो गया या फिर यही हो गया तो हम इसे वृद्धि कर दें, एकदम से वृद्धि भी नहीं करना है। इससे पहले व्यंजन हमेशा आधा होना चाहिए। वाणी और चित्तीय यौ की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं, तो वाणी ई के बाद कोई भी स्वर आए तो ये में परिवर्तन हो जाता है, यौ में परिवर्तन हुआ और हमें यहाँ पर आधा हुआ। अगला था वे कैसे बनेगा। वे की स्थिति भी देखिए, स्वा, वा से पहले व्यंजन आधा है, से व्यंजन बना हुआ है, आधा है। इसके बाद में अन्वेषण में वे लगा हुआ है, लेकिन ने आधा है। मधुवरी में वे है, लेकिन इससे पहले धे आधा है, और वधवागमन में वा पूरा है, लेकिन धे आधा है। ये यड़ संधि की पहचान हो रही है, ठीक है ना, यड़ संधि की पहचान। अगला देखते हैं यड़ संधि में ये रे कैसे बनेगा। रे की स्थिति यदि हम जाने तो ये कहता है कि री के बाद, मतलब स्वर के बाद की स्थिति आ रही है। री के बाद री को छोड़कर, मतलब एक जैसे नहीं आना चाहिए। हमने कहा था ना सजातीय होंगे तो सीधा सीधा दीर्घ संधि में बात जाएगी, लेकिन हमें यहाँ दीर्घ संधि नहीं करनी है। इसीलिए
री के बाद हमें री ना लिखते हुए अगर कोई और स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, री का रे में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए री के बाद री को छोड़कर कोई और स्वर आने पर री का रे में परिवर्तन हो जाता है। री खुद एक स्वर है और यदि इसके बाद कोई स्वर आता है तो रे की स्थिति तो पूरी होगी, रे की स्थिति पूरी हो जाएगी। अब देखिए पितृ अनुमति, ऐसा होता है कि हमें परिभाषा लिखी हुई होती है, हमें उससे समझ में नहीं आता। आप जितने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण आपको मिलते हैं आप उन सबको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, उसी से ही हमें याद रहता है लास्ट टाइम तक। जैसे देखिए पितृ अनुमति, पितृ, अब बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये कंडीशन कर देते हैं पितृ और अनुमति, उन्हें लगता है ये सही है पितृ अनुमति। तो आप ही मुझे एक बात बता दीजिए कि अनुमति तो हमें मिल गई, लेकिन ये कौन से पितृ हैं? अनुमति सबको सुनना आ गया, अनुमति मिल गई हमें, ठीक है, लेकिन ये कौन से पितृ हैं? आप खुद ही बताइए। बहुत से क्या करते हैं, पितृ अनुमति को जब विच्छेद करेंगे तो ये पितृ की स्थिति करती है। क्या है, मैंने पहले कहा था कि जब भी संधि करेंगे, संधि विच्छेद में दोनों का अर्थ होना चाहिए। जब हम संस्कृत में बात करते हैं पिता, तो पिता के लिए हम पितृ, माता के लिए मातृ, यही तो कंडीशन आती है। अब बहुत से क्या करते हैं, पितृ अनुमति अब आ जाए मातृ अनुमति तो वो मात्र ऐसे कर देते हैं, मात्र और अनुमति, इसका क्या मतलब हुआ? हर काम करने का एक तरीका होता है। अब यहाँ अनुमति तो हमें मिल गई, लेकिन इस मात्र की अनुमति मिलेगी या माता जी की अनुमति मिलेगी? आप ही बताइए। हालांकि इस मात्र का भी अपने में अर्थ होता है मात्र केवल, लेकिन यहाँ पर केवल की अनुमति थोड़ी चाहिए, यहाँ पर माता की अनुमति चाहिए, पितृ की अनुमति थोड़ी चाहिए, पितृ की अनुमति चाहिए, पिताजी की अनुमति। तो फर्क है। विच्छेद करते समय आप ध्यान रखिए, बहुत से बताते हैं संधि कि इसमें यड़ संधि है, लेकिन जब विच्छेद करने की बात आती है तो वहां गलती कर बैठते हैं। अब ऐसा नहीं करना है, दोनों का अर्थ सही और सटीक होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ये स्थिति, ये तो गलत था। पितृ अनुमति, पिता, ये पिता से जुड़े हुए हैं, पिता अनुमति, पिता की अनुमति। अब देखिए री, ये री की साउंड है, मतलब कि री स्वर के बाद कोई भी स्वर आ जाए, मान लीजिए अ आ गया, री के बाद अ आ गया तो ये आवाज हो जाएगी रे, वो भी पूरा रे, रे हलंत नहीं है इसमें, ये पूरा रे है, ठीक है। पितृ, री र, अब इसको बोल के देखें, री अ रे की आवाज निकल रही है, ठीक है ना। तो री के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो री का रे में परिवर्तन हो जाता है। ये देखिए कहीं पर भी ये लग जाए तो ये वाला रूप जो होता है इस रे का रूप होता है, इसे ऋषि का नहीं होता है। ऊपर कहीं पर स्थिति ये लगी हुई हो, ये वाली, तो ये रे का आधा रूप होता है। बहुत से ये रे में फर्क नहीं कर पाते हैं, गलती कर बैठते हैं। अब ऐसा नहीं करिएगा प्लीज। ये भी रे का रूप है। और देखिए एक और आता है ट्र, ये भी रे का रूप है। ये तीनों, ये और ये तीनों ही रे के रूप हैं। लेकिन जब स्थिति नीचे को ऐसे करके लग जाए तो ये री का रूप हो जाता है। इसमें अंतर कीजिएगा, री की पहचान ये रही, देखिए ये वाली स्थिति री। खैर हम बात कर रहे थे पितृ अनुमति, तो री के बाद कोई भी स्वर आने पर, ठीक है ना, तय तो हो गया आधा, ये तय की स्थिति, और रे बन गया पूरा, तो पितृनुमति हो गया, पितृनुमति, ठीक है। अगला देखते हैं मातृ इच्छा। मातृ इच्छा में मातृ यानी कि माता की इच्छा। अब मातृ इच्छा बहुत से करेंगे, ये लीजिए मातृ हो गया और इच्छा हो गया, और मात्र त्रय में छोटी की मात्रा अलग के, हमने तो भैया सही कर दिया, ये हो गया, हो गई हमारी संधि सही। गलत, ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सा मात्र लिखा और कौन सा नहीं लिखा। ऑप्शन में कभी एग्जाम में से सवाल आ जाता है ना, तो वहां पर ऑप्शन में ये भी होगा। तो बहुत ध्यान से संधि को समझिए, उसके नियम फॉलो कीजिए, तभी काम बनेगा भाई संधि में। ऐसे नहीं कि बस चल रहा है काम, चलाओ काम हो रहा है, नहीं, ध्यान दीजिएगा। मातृ इच्छा, ये माता की इच्छा, मातृ में री लगा हुआ है, और री के बाद हमने कहा था ना कोई भी स्वर आ जाए, री के बाद कोई भी स्वर आता है यानी कि ई स्वर आ गया है, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात को और ध्यान रखिएगा,
अब बहुत से सोचते हैं मात्रा अच्छा कर दें, मात्रा अच्छा कर दें, मात्रा अच्छा, ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, देखिए री जब आ गया और री के बाद कोई स्वर आ गया तो रे में तो परिवर्तन होना है, लेकिन ते आधा हो जाएगा, ते आधा हो जाएगा। अब ते आधा हो जाएगा, रे पूरा है, तो ये त्रे की स्थिति बन जाएगी ते रे। त्रे को कैसे तोड़ते हैं? चलिए बताइए, त्रे को कैसे तोड़ेंगे? ये देखिए ते और रे, अरे यही तो स्थिति बनती है त्रे की। तो ते आधा और रे पूरा, और इसमें मात्रा, यहाँ तो त्रे पूरा बन गया, लेकिन यहाँ पर स्वर भी तो देखिए कौन सा है, छोटी ई है ना। तो जब ते और रे बनेगा तो उसमें मात्रा कौन सी लगेगी? मात्रा भी यही लगेगी। ये स्वर का मतलब मात्रा मिल गई हमें। तो जब ते आधा हुआ, रे पूरा हुआ और ई है तो त्रि बन गया। तो ये वाली स्थिति त्रि, मातृ और इच्छा है, मातृच्छा। कौन सी संधि हो रही है? यह संधि हो रही है, ठीक है ना। री का रे में परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद देखें, उपदेश मिला। किसका उपदेश मिला? अब पितृ, ये पितृ तो करेंगे नहीं ना, अब ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, ये पितृ नहीं करना है हमें, ठीक है ना। पितृ, ये पिता का उपदेश, ठीक है ना। तो पितृ, ते आधा है, रे पूरा है, और देखिए स्वर कौन सा है? उ, तो त्रु, ये छोटा उ, और बाकी सारी कंडीशन ऐसे ही रहेंगी। तो ये हो गया पितृपदेश। त्रय, त्रय की स्थिति मातृच्छा, मातृपदेश कह सकते हैं। तो इन सब में कौन सी संधि हो रही है? रे पूरा आ रहा है, तो यड़ संधि हो रही है। और यड़ संधि किसके अंतर्गत आती है? अच संधि या स्वर संधि के अंतर्गत आती है। एक और बचा था ले। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता, लेकिन अब जब संधि पढ़ रहे हैं तो हम तो आपके सामने सारी ही बातें लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई बड़ी लेवल की तैयारी हो तो उसमें ऐसा आ जाए, तो आप सारी ही बातों को ध्यान रखिए, शुरू से लेके एंड तक की वीडियो देखिए, उसमें सभी कुछ होता है। लृ में स्वर है, संस्कृत में प्रयोग में लाया जाता है। लृ के बाद कोई भी और स्वर आ जाए, लृ के बाद कोई और स्वर आए तो लृ का ले में परिवर्तन हो जाता है। अब बहुत से सोचते हैं कि ये तो हमने रट लिया, लृ के बाद ये ले पूरा क्यों हो रहा है यहाँ पे? जब लृ स्वर है और उसमें उसके बाद में कोई स्वर लग रहा है तो वो तो पूरा ही होगा ना, आधा थोड़ी ना होगा। स्वर की सहायता, लृ, लृ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ले पूरा हो जाता है। लृ गण अकार लकार, क्योंकि ले पूरा है, लृ के बाद कोई भी स्वर आया और बाकी है लकार की स्थिति। लकार संस्कृत में प्रयोग में होता है, तत्समय प्रयोग में लाया जाता है। लकार का मतलब काल जाता है, ठीक है, अपने पढ़ाओ में लिट लकार, लकार, ये वाली स्थिति। तो काल, लृ, लृ और आकृति, तो ये लृ में आ स्वर लग गया तो ये ला हो जाएगा, लाकृति, ठीक है। अब ये भी हमने बता दिया, वह भी बता दिया, रे की स्थिति और ले की स्थिति, इन चारों से मिल करके, मतलब शुरू में ई आ जाए, ये ई से बनाता है, ये उ या उ से बनता है, उ के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ये री से बना है, री के बाद कोई भी स्वर आ जाए, और ये लृ से बना, लृ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो कंडीशन ये बनेगी। ई के बाद कोई भी स्वर, ये की साउंड, उ के बाद कोई भी स्वर तो वे की साउंड, री के बाद कोई भी स्वर तो रे की साउंड, और लृ के बाद कोई भी स्वर तो ले की साउंड। ये वे ले अंतस्थ व्यंजन सब इसके अंतर्गत आ गए। अगला देखते हैं। अगला आता है अयादि संधि। अयादि संधि, आय, आय, अव, आव, अयादि संधि में देखिए अय, आय, अव, आव। अब इसे कैसे चेंज करेंगे? तो जो हमने गुण हमें मिले थे, गुण का ही प्रयोग करना है और उस गुण में हमें वृद्धि करनी है। अयादि संधि, अयादि संधि में देखिए ए, आई, ओ, औ, यही तो थे गुण और वृद्धि की बात। ये गुण है ए, ओ, और ये आई, औ जो है वो वृद्धि के अंतर्गत आए थे। अब इनको मिलाकर के हमें अय, आय, अव, आव की संधि बनानी है। यदि ए, आई, ओ, औ स्वरों का मेल, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो
ये गुण और ये वृद्धि के स्वरों का मेल यदि दूसरे स्वरों से हो, अन्य स्वरों से हो, तो इनकी स्थिति क्या बनेगी? ए का कह रहे हैं कि आई हो जाएगा, ए के बाद कोई भी स्वर आया तो ए का, छोटी ए का आई हो जाएगा, और बड़ी आई का आई हो जाएगा, छोटे ओ का औ हो जाएगा, और बड़े औ का आव हो जाएगा। चार कंडीशन हमारे सामने है, ए, आई, ओ और औ। क्योंकि हमने दीर्घ संधि कर ली, हमने गुण संधि कर ली, हमने वृद्धि संधि कर ली, उस समय शुरू में पहले अ आ रहा था, उसके बाद हमने कोई और स्वर लिया, हमने छोटी ई भी ले ली, हमने छोटा ऊ भी ले लिया, हमने री स्वर भी ले लिया, ली भी ले लिया, तो हमने यह संधि का भी निर्माण कर दिया। बचे ये संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, और जब इन्हें पहले ले लेंगे और इनके बाद कोई भी स्वर होगा तो वहां स्थिति क्या बनेगी? तो ए का तो आई हो जाएगा, ए आई, आई तो आई, ओ तो अ, और आओ, आओ, आओ बन जाएगा। वो घर में बोलना पड़ेगा आओ, ठीक है, आओ की स्थिति। अब देखें, ने, अन, नयन, उदाहरण से जरा अच्छे से समझ में आता है। उदाहरण को देखते हैं। ने, अन, ये ए तो है, छोटी ए है ना, एक मात्रा लगी हुई है तो छोटी है। ए के बाद कोई भी स्वर आ जाए, इस स्वर का मेल दूसरे स्वर से हो जाए तो इसकी आवाज आय हो जाएगी। तोड़ के देखिए, ने, अ, ये, अ, वर्तनी की थी सभी ने, ध्यान होगा भाई, वर्तनी की थी ना। न, अ, ये देखिए आई की आवाज आ गई, तो ये न और ये य और ये न, नयन, अय, अय, नयन, ठीक है। अगला देखें, गए अक, गए अक में कंडीशन क्या बन रही है? आई, बड़ी आई लगा हुआ, बड़ी आई स्वर के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वहां पर आय हो जाता है। अब वो आय हो, गाय हो, जाय हो, नाय हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आई के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो आई की आवाज निकलती है, जैसे गए और अक, गायक। अगला देखिए, पो, अन, मतलब कि ओ स्वर के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ओ तथा अन, तो हो जाएगा ओ का अ हो जाता है, तो अवन, पवन, पो, अन, पवन। और दूसरा देखें, पो, अक, पो, अक, तो औ लगा हुआ है, औ के बाद कोई भी स्वर आए तो आओ, 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 आओ की आवाज निकल रही है, पावक, पाव, अक, पावक, ठीक है ना। अगला देखिए, अभी आयादी संधि यहीं समाप्त होती है, यानी कि स्वर संधि हमने लगभग सब पढ़ ली है। आज संधि के जो 5 वेद थे वो 5 वेद यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से थे? देखिए, दीर्घ संधि मतलब सजाती अगर आ जाए तो दीर्घ संधि, विजाति आ जाए तो गुण संधि, ठीक है ना। और वृद्धि में मतलब उसी गुण में यदि हम बढ़ा लें तो वृद्धि संधि। यह संधि आज हो चुकी है, आयादी संधि भी आज हो चुकी है। इसके बाद बात आती है व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि की। अब व्यंजन क्या? व्यंजन सीधी सीधी स्थिति से हम हल संधि भी कह सकते हैं, इसे हम हल संधि भी कह सकते हैं। पहले शब्दों के अंत में व्यंजन तथा दूसरे शब्द के आदि। इस आदि का मतलब होता है शुरुआत में, प्रारंभ में, शुरुआत में या प्रारंभ में, इस आदि का अर्थ है। तो पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो तथा दूसरा शब्द के आदि मतलब कि शुरू में व्यंजन या स्वर हो, उसके मेल से हल संधि बनती है। अब कोई डाउट तो रहा नहीं होगा कि हल संधि क्यों बोला मैम ने और फिर पहले व्यंजन संधि पढ़ा रही है हल संधि। भाई दोनों का मतलब ही यही है, हलंत लगा हुआ है, व्यंजन पे हलंत लगा होता है, सीधी सी बात ये। तो पहला शब्द देखिए यहाँ पर बात आई है उत और दूसरा शब्द मत, तो यहाँ पर स्थिति स्वर व्यंजन की आती है। देखिए, उत
हलंत लगा हुआ है। व्यंजन संधि की सबसे अच्छी पहचान संधि विच्छेद में यदि देखा जाए तो हर व्यंजन, ये जिस पे भी हलंत लगा हुआ है, ये सब व्यंजन संधि है। ठीक है ना, ये व्यंजन संधि है। अब देखिए उत मत, तो इसका हो जाएगा उन्मत्त। उत मत तो हो जाएगा इसका उन्मत्त। अब ये उन्मत्त, देखिए सबसे पहली बात आपको सिर्फ व्यंजन संधि देखनी है। अब ये हमने तय की जगह न्याय क्यों कर दिया, इसके नियम है बहुत सारे, वो नियम हम एक एक करके पढ़ने पड़ेंगे। अभी तो हम व्यंजन संधि देख रहे हैं। तो देखिए उत और मत, तो यहाँ पर उन्मत्त। उन्मत्त का अर्थ जानते हैं? उन्मत्त का अर्थ होता है कि नशे में चूर, मत वाला, पागल क्या कहा जा सकता है, उन्मत्त। ठीक है ना, मत मत ही हट गई, उन्मत्त हम कह सकते हैं उसको। अगला है वाक जाल। तो वाक जाल में क्या स्थिति रहेगी, वाक का जाल, तो इसे हम कह देंगे वाग जाल, मतलब कि वाक का जाल बना दिया। घुमाओ फिराव की बात है, वाक वाणी से जुड़ा हुआ है, वाक यानी बोलना, ठीक है, और जाल बना दिया, तो घुमाओ फिराव की बातें जो होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वाग जाल कहा जाता है। जो पागल होगा, नशे में चूर होगा, मत वाला होगा, मत मत, तो उसे क्या कहा जाता है, उन्मत्त। अब हम संधि तो कर लेते हैं, अर्थ नहीं पता होता तो अर्थ इसमें बताया जाएगा आपको, ऐसा नहीं है, अर्थ बताए जाएंगे। समगम, तो समगम को हम क्या करेंगे, सीधा संगम। संगम तो सभी जानते हैं। ये हुई हमारी व्यंजन संधि। अब इसमें एक बात का हमें खास ख्याल रखना है, वो ये कि व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है। हल वाला रूप क्या होगा, यदि हमने घ लिखा, ये व्यंजन का है, ये शुद्ध रूप है व्यंजन का। हमने ग लिखा और ये हलंत लगा हुआ, ये शुद्ध रूप है। व्यंजन अब अपने शुद्ध रूप में है, इससे पहचान होती है कि ये व्यंजन है। लेकिन यदि हम ये कर दें तो इसमें स्वर मिला हुआ है। छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो बड़ी बड़ी गलतियां करने से बचेंगे, और छोटी छोटी बातों का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो एग्जाम में तो फिर गलतियां होनी ही होनी है। समझ में भी नहीं आता कि क्या, ये बेसिक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो उत्तमत, उन्मत्त, वाक जाल, वाक जाल सभी में व्यंजन लगा हुआ है, सब अपने शुद्ध रूप में है, तो ये कहलाएगी व्यंजन संधि। आगे देखते हैं, मुख्यतः संधि के दो भेद होते हैं। जो व्यंजन संधि पूरी बनी हुई है वो दो तरह से बनी हुई है, या तो कह दिया जाए सघोष संधि या कह दिया जाए अघोष संधि। अब कहीं कहीं किताबों में आपको मिलेगा तय संबंधी नियम, क्या संबंधी नियम, पै संबंधी नियम। यहाँ सीधी दो बातों में बात खत्म कि जो मुख्यतः संधि के भेद हैं वो दो हैं। वो दो कौन से, एक तो सघोष और अघोष। यदि आपको ध्यान हो, हमने वर्णमाला पढ़ी थी और वर्णमाला में ये अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण आपको सब कुछ बताया गया था। तो हमने अघोष का कोड बनाया था 12 और सघोष का कोड बनाया था 345। मतलब कि यदि कोई वर्ण आता है, कोई भी वर्ग आता है, तो उस वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष होगा, और जो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होगा वो सघोष होगा। इतना तो लगभग सभी को ध्यान होगा। बस यही हम कहना चाह रहे हैं व्यंजन संधि में कि व्यंजन संधि के मुख्य तो दो भेद, सघोष संधि और अघोष संधि। इन्हीं में ही संधियां होती रहेंगी, और जितने भी यदि कोई स्वर आ जाता है तो स्वर क्या थे, सारे के सारे सघोष थे। इतना क्लियर है? आगे देखते हैं। इसमें नियम, पहला हम बात कर रहे हैं पहले नियम की। तो अघोष व्यंजन के बाद, अघोष व्यंजन के बाद कोई सा भी वर्ग आ जाए, उस वर्ग का पहला और जो दूसरा होगा वही तो अघोष है। तो अघोष व्यंजन के बाद स्वर, स्वर भी सघोष होते हैं, और कोई व्यंजन है तीसरा, चौथा, पांचवा, वो भी सघोष। तो स्वर या सघोष व्यंजन आने पर अघोष का उसी सघोष में परिवर्तन हो जाता है। उसी सघोष में, जो सघोष आया है उसी में ही परिवर्तन हो जाएगा। अब कैसे होगा, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सत्य और धर्म, इसका तीसरा वर्ण तय। सत्य धर्म का हम क्या करेंगे, देखिए तय और थे, तय, थे, दे, धे और ने। ते आ गया, थे आ गया, ये तो अघोष है। हमें क्या करना है, उसी सघोष का
उस अघोष का सघोष में परिवर्तन, या तो ये आ जाए या आ जाए, हमें इसमें परिवर्तन कर देना है, अघोष का सघोष में परिवर्तन कर देना है। एग्जाम्पल से समझिए, सत्य और धर्म, तो क्या बन जाएगा, सत्य धर्म नहीं कर सकते, सत्य धर्म नहीं कर सकते, ये होगा सद धर्म। देखिए दे, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है, सघोष है, तो उस अघोष का क्या होता है, सघोष में परिवर्तन हो जाता है। तो सत धर्म सद धर्म हो जाएगा, सद धर्म। अब ये जो सत आते हैं, अप आते हैं, भगवत आते हैं या तत् आते हैं, ये जितने भी होते हैं ये आपके संस्कृत में उपसर्ग में प्रयोग में लाए जाते हैं। और उपसर्ग का जिसे अर्थ मालूम होगा उसकी हिंदी का में सत का अर्थ होता है अच्छा, धर्म तो आप सभी जानते हैं, सत धर्म, सज्जन आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है ना। तो सत का अर्थ होता है अच्छा, गुड सेंस में जाता है, सत धर्म। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अपजय, तो पे और फे, बे, भे, में, अघोष का सघोष में परिवर्तन करना है, अघोष का सघोष में परिवर्तन करना है। देखिए पे आया है तो पे का जो तीसरा वर्ण है वो सघोष है, बस वही हो जाएगा। पे आधा है तो बे भी आधा ही रहेगा, इसको पूरा नहीं कर देना है, अपनी तरफ से तो कुछ करना ही नहीं है, बस जैसा मैं लिखा है मैं वैसे ही सब और उसी के हिसाब से चलना है। पे आधा है तो जो हम सघोष करेंगे वो भी आधा ही रहेगा। अप और जय का सीधा सीधा अर्थ होता है जन्म लेना, इसके अपने में बहुत सारे अर्थ हैं जय के, ठीक है ना। तो अब्ज का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कमल। अगला देखिए भगवत भजन, तो भगवत ते थे दे की स्थिति जब आती है तो दे यहाँ पर आधा ही हो जाएगा, भगवत भजन। नियम 2, व्यंजन संधि का या हल संधि का नियम 2। देखिए अघोष व्यंजन के बाद, अघोष व्यंजन वही पहला दूसरा आ जाएगा, अघोष व्यंजन के बाद वर्ग का 5वां वर्ण केवल मैं और ने, केवल 5वां वर्ण मैं और ने हो तो उसी अघोष का पंचमाक्षर हो जाता है। पहले अघोष है और उसके बाद में मैं आ जाए या ने आ जाए तो अघोष जो था ना उसी का पंचमाक्षर कर देना है। अघोष जो है वो किसी न किसी वर्ग का तो होगा ना। देखिए एग्जांपल से समझिए, वाक्मय, अब ये तो पूरा है, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अघोष का, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अघोष का पंचमाक्षर हो जाता है। तो अघोष में देखिए के, खे, गे, घे, अंगा, ये तो पढ़ा था। अब के का अघोष का पंचमाक्षर है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, वा ऐसे ही रहेगा, देखिए यहाँ पर के आधा है तो इसका जो पंचमाक्षर लेंगे वो भी आधा ही रहना है। उसको इन्हें अपनी मनमर्जी से पूरा कर दिया, नहीं, जैसा नियम है वो वैसे ही रहने दीजिए, रूल्स आर रूल्स। के आधा है तो ये भी आधा ही होगा, वांग और मय ऐसे ही लिखना है, वाग्मय। ये साहित्य से जुड़ा हुआ वचन संबंधी जो होता है उसे वाग्मय या वाण्मय इस तरह से कहते हैं, ठीक है ना। अगला दे रखा है देखिए जगतनाथ, मान लीजिए ते आ गया और हलंत लगा हुआ है जगतनाथ, तो यहाँ क्या करेंगे हम, जग ऐसे ही रहेगा ते, अघोष का पंचमाक्षर हमें लेना है। अघोष का पंचमाक्षर देखिए कैसे होगा, ते थे दे थे ने, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ते थे दे धे और ने, तो अघोष का पंचमाक्षर है ने, बस जहां पर मैं या ने वाली स्थिति आ जाए, बताया ना, मैं या ने आ जाए तो अघोष का पंचमाक्षर कर देना, अघोष का पंचमाक्षर ने। जब अघोष यहाँ पर आधा है तो इसका पंचमाक्षर भी तो आधा ही होगा, तो जगन्नाथ, जगन्नाथ ये आधा ने और ये पूरा ने, ये ईश्वर को कहा जा रहा है यहाँ पर, जगत का नाथ, नाथ स्वामी मालिक,
जगत का नाथ स्वामी, तो जगन्नाथ ईश्वर के प्रयोग में लाया गया। वाग में ये वचन से संबंधित या फिर साहित्य से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो ये था नियम 2 कि यदि अघोष के बाद केवल में या ने आ जाए तो अघोष का पंचमाक्षर हो जाता है। वो कैसे होता है, एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखते हैं नियम 3। अघोष व्यंजन के बाद है आने पर अघोष का सघोष हो जाता है। अघोष का सघोष कब करेंगे, अघोष का सघोष कब करेंगे, अघोष व्यंजन के बाद है आने पर। जब है आ जाएगा तो क्या होगा, अघोष का सघोष। देखिए अघोष व्यंजन होगा और उसके बाद है होगा तो ये दे और धे की स्थिति आ जाएगी, सघोष। 345 तीसरा चौथा पांचवा। जैसे तत् और हित, आधा तय और हे आ गया तो तय का तो दे में परिवर्तन होगा और है का धे में परिवर्तन होगा। ते आधा है तो दे भी आधा होगा और है का धे हो जाएगा, छोटी की मात्रा लग जाएगी, बन गया तद्धित। तद्धित बाद उत हार, तो तय का दे में परिवर्तन आधे दे में और हार का ये धार हो जाएगा उद्धार, उद्धार की स्थिति, ठीक है। तो ये व्यंजन संधि के नियम 3 ही हुए हैं, अभी और बहुत सारे नियम हैं लेकिन वो हम करेंगे कल। जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ, मिलते हैं कल व्यंजन संधि को लेकर के, ठीक है। धन्यवाद।